नमस्कार भाई सभी को। आपका अपने यूट्यूब चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने न्यायपालिका को न्यायाधीशों की अर्हताएं तक पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायपालिका को आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से की जाएगी। सामान्यतः नवनिर्मित रीति के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मंडल करता है। राष्ट्रपति आम सहमति के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञान। राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीशों द्वारा शपथ ली जाती है। नेक्स्ट है 16वें संविधान संशोधन के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी प्रकार शपथ लेता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ में मूल संविधान में भारत को प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा प्रावधान नहीं था। शेष शपथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ के समान थी। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों पर 16वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या है? संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक वह 62 वर्ष का नहीं हो जाता। इससे पहले भी वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित पदाधिकारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होता है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि से संबंधित कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया। वेतन एवं भत्ते क्या हैं? अनुच्छेद 221 के अनुसार संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते छुट्टी व पेंशन संबंधी नियम निर्धारित करती है। वित्तीय आपात के अलावा किसी भी अन्य स्थिति में न्यायाधीश की नियुक्ति के पश्चात उसके वेतन तथा भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अपने अंतिम महीने के वेतन की आधी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण क्या है? अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। न्यायाधीशों से संबंधित राष्ट्रपतीय संदर्भ 1998 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से। जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है उसे मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। न्यायाधीश को जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है उसे मुख्य न्यायाधीश उसके मुख्य न्यायाधीश से। नेक्स्ट है पद की रिक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद निम्न तरीकों से रिक्त हो सकता है। 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर देने पर साबित कदाचार या असमर्थता का दोषी पाए जाने पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है।
नोट: अभी तक 2 बार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई है। दोनों ही न्यायाधीशों ने महाभियोग प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया था। किन्होंने दे दिया था? श्री सौमित्र सेन और श्री पी.डी. दिनाकरन ने। नेक्स्ट है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में निम्नलिखित स्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। फर्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर मुख्य न्यायाधीश के अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पर, मुख्य न्यायाधीश के किसी भी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पालन की असमर्थता पर, उससे आगे है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 224 में अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाती है: किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्यवृद्धि होने पर, बहुत ज़्यादा बकाया होने पर और राष्ट्रपति के समाधान होने पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसी नियुक्तियां अधिकतम 2 वर्षों के लिए हो सकती है, किंतु किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के बाद कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर नहीं रह सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 224 क में यह प्रावधान है कि किसी भूतपूर्व न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें ध्यान रखना जरूरी है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सहमति होनी चाहिए। उसे वही वेतन व भत्ते प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करे। शेष न्यायाधीशों जैसे ही शक्तियाँ, अधिकारियताएँ तथा विशेषाधिकार उपलब्ध होंगे, परंतु तकनीक तौर पर उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ। उच्च न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियाँ दी गई है। यह राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ। सबसे पहले हैं मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिकता, अभिलेख न्याय की शक्तियाँ, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्तियाँ और रिट अधिकारिकता और अधिवेशन संबंधी अधिकारिता और न्याय पुनर्विलोकन की शक्तियाँ। मूल या आरंभिक अधिकारिकता। ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जब नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले हो। अधीनस्थ न्यायालयों में यदि विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। 4 उच्च न्यायालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली के पास उच्च राशि के सिविल मामलों के संदर्भ में भी मूल अधिकारिता है। राजस्व से जुड़े किसी मामले में और संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े मामले में। नेक्स्ट है रेट अधिकारिता। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रेट अधिकारिता प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसे रेट आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है जो कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित है। अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत क्रमशः उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को दी गई रेट अधिकारियताओं की तुलना अनुच्छेद ये 226 और 32 के अंतर्गत दी हुई है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय है 226 और 32। राज्यों की सीमाओं के
भीतर है, इसमें पूरे देश में है। अन्य प्रयोजन के लिए भी इसमें केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए। अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त उपचार मूल अधिकार नहीं है, इसमें स्वयं में एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट है अपीलीय अधिकारिता। उच्च न्यायालय मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपील सुनता है। आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से निर्धारित होती है। अपीलीय अधिकारिता सिविल मामलों में है ये। यदि कोई मामला जिला न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है तथा विषय वस्तु का मूल संबंध अधिनियम में निर्दिष्ट राशि से अधिक है तो पहली अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। वे वाद जिनमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय के स्तर पर पहली अपील की जा चुकी हो तो दूसरी अपील उच्च न्यायालय सुनता है। अनुच्छेद 323 के अधीन स्थापित प्रत्येक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उस राज्य के न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की जा सकती है। आपराधिक मामलों में यदि स्तर न्यायालय या अतिरिक्त स्तर न्यायालय के निर्णय में किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास का दंडादेश दिया गया है तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि उपयुक्त न्यायालय द्वारा मृत्युदंड देने की घोषणा की गई है तो व्यक्ति चाहे अपील करे या नहीं, उच्च न्यायालय द्वारा दंड की पुष्टि किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता। कुछ अन्य मामले भी जैसे सहायक स्तर न्यायाधीश, महानगर मजिस्ट्रेट या अन्य मजिस्ट्रेटों के निर्णय से जुड़े वे मामले जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता में अपील हेतु विनिर्दिष्ट है। नेक्स्ट है अधिशरण संबंधी अधिकारिता। अनुच्छेद 222 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में यह अधिकारिता दी गई है। इस शक्ति में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधिशरण शामिल हैं। यह अधिकारिता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होती है, चाहे उन न्यायालयों के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो या नहीं। अपवाद स्वरूप सशस्त्र बलों से संबंधित न्यायालय या अधिकरण पर यह अधिकारिता लागू नहीं होती। इस अधिकारिता के अंतर्गत उच्च न्यायालय निम्नलिखित कदम उठा सकता है। वकीलों, लिपिकों तथा शेरिफ आदि को मिलने वाले फीसों की सारणी निर्धारित कर सकता है। न्यायालय की प्रति कार्रवाई के विनियमन के लिए साधारण नियम व प्रारूप बना सकता है। न्यायालय के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्रारूप निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 228 के तहत विधि के सारवान प्रश्न के निहित होने की दशा में वह अधीनस्थ न्यायालयों से मामले को अपने पास मंगवा सकता है। इसके अंतर्गत वह मामले को स्वयं निपटा सकता है। वह विधि के सारवान प्रश्न का निर्धारण करके उस निर्णय की प्रतिलिपि के साथ मामला वापस उस न्यायालय को लौटा देगा और वह न्यायालय इस निर्वचन के आलोक में उस मामले को निपटाएगा। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी। उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों, कार्रवाई आदि को शाश्वत स्मृति में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरणों की तरह किया जा सके। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 13, 32 तथा 26 आदि से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निगमित होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आने वाले राज्य की विधियों व आदेशों के साथ वह संघ की विधियों व आदेशों का भी पुनर्विलोकन कर सकता है।
यदि किसी विधि या आदेश से मूल अधिकारों का हनन होता है तो कोई विधि या आदेश संविधान के मूल ढांचे या अन्य संवैधानिक उपबंधों के खिलाफ हो। यदि विधि पारित करने वाली संस्था या आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य किया हो। नेक्स्ट है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय को अपने राज्य के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त है। इसमें मुख्यतः क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना, न्यायाधीशों का स्थानांतरण और न्यायाधीशों की प्रोन्नति या निलंबन का आदेश देना, न्यायाधीशों की वरिष्ठता कम करने या सेवानिवृत्ति की सिफारिश देना आदि शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। निम्न प्रावधानों के आधार पर उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को समझा जा सकता है। न्यायाधीश की नियुक्ति है। सबसे पहले वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक परामर्श मंडल ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जो कि राजनीतिक हस्तक्षेप से परे है। कार्यालय की सुरक्षा। न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु तक कार्य करने की सुरक्षा दी गई है। इन्हें अपने पद से हटाए जाने का तरीका कठिन है, क्योंकि साबित कदाचार के आधार पर उन्हें संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा ही हटाया जा सकता है। वेतन आदि की सुरक्षा। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 की स्थिति को छोड़कर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 229 के तहत न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया। नेक्स्ट है अवमानना पर दंड देने की शक्ति। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय घोषित करते हुए अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। आचरण पर बहस नहीं। अनुच्छेद 121 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 220 के तहत सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई और अनुच्छेद 229 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है अधीनस्थ नगरपालिका एवं अन्य उपस्तर। अधीनस्थ न्यायालय संवैधानिक उपबंध है अधीनस्थ न्यायालय के। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इन न्यायालयों की अधिकारिताएं, शक्तियां और कार्य मुख्यतः सिविल प्रक्रिया 1908 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होते हैं। अधीनस्थ न्यायपालिका का ढांचा क्या है? जिला एवं स्तर न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। यह सिविल तथा आपराधिक दोनों मामलों में अधिकारिता करता है। यह सिविल मामले देखता है तो इसे जिला न्यायाधीश कहते हैं एवं आपराधिक मामले को देखने के दौरान इसे स्तर न्यायाधीश कहा जाता है। यह जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति रखता है। नेक्स्ट है विशेष है इसके। संविधान के अनुच्छेद 233 से 235 के उपबंधों में निम्नलिखित प्रावधान है। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय की सलाह पर जिला न्यायाधीश के नीचे के पदों पर नियुक्ति करता है और सभी न्यायाधीशों के स्थानांतरण, उन्हें स्थायी करने पर प्रोन्नत करने, दंड देने तथा निलंबित करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है और वह इन मामलों में स्वयं आदेश देता है। अधीनस्थ न्यायालय का संरचनात्मक ढांचा सभी राज्यों में पूर्णतः समान नहीं है, परंतु कुछ समानताएं देखी जा सकती है। जैसे उच्च न्यायालय के नीचे सिविल व आपराधिक न्यायालयों के 3 या 4 स्तर होते हैं।
नेक्स्ट है लोक अदालत। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का न्यायालय। यह एक ऐसा मंच है जहाँ विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा की गई और इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अदालतों को तालुका जिला तथा राज्य स्तर के अलावा उच्च व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किया जाने का प्रावधान किया गया है। लोक अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश करता है एवं इसके 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें से एक वकील तथा दूसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है। लोक अदालत को सिविल अदालत की मान्यता दी गई है, परंतु यदि कोई आपराधिक मामला समनीय प्रकृति का है तो वह भी इसमें लाया जा सकता है। समनीय आपराधिक मामले वे होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों के समझौते से निपटाया जा सकता है। लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों में समझौता करना होता है। यदि सहमति या समझौता हो गया है तो उसे डिक्री के रूप में घोषित कर दिया जाता है, अन्यथा मामला उसी अदालत को वापस भेज दिया जाता है जहां वह चल रहा है। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा भी करवाई गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर फीस वापस कर दी जाती है। नेक्स्ट है, इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकते हैं, जो कि नियमित कोर्ट में संभव नहीं होता। नेक्स्ट है परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ था। ऐसे न्यायालयों का गठन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में किया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य विवाह को शून्य घोषित करना है। कानूनी अलगाव, तलाक, पति पत्नी के संपत्ति संबंधी मामले, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, गुजारे भत्ते आदि से संबंधित परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील और उच्च न्यायालय में की जाती है। नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट ले जाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया था। इसके तहत 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसे न्यायाधिकारी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले देखता है। ऐसे मामलों की सूची ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में दी गई है। एक तरफ जहां यह 2 वर्षों की अधिकतम सजा वाले आपराधिक मामले को देखता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल मामलों के अंतर्गत वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले मामले भी देखता है। इसमें सिविल मामलों में आपसी समझौते से मामला निपटाने की कोशिश की जाती है, तो आपराधिक मामलों में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल कोर्ट। मोबाइल अदालत की अवधारणा का जनक भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। इस अदालत का उद्देश्य है कि अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे, ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन व समय खर्च न करना पड़े। मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में हुआ था। मोबाइल अदालत एक बस के भीतर कार्य करती है। बस के भीतर न्यायालय का जरूरी ढांचा उपलब्ध होता है। आवश्यकता अनुसार यह अदालत खुले मैदान में लगाई जा भी सकती है।
इस अदालत की अध्यक्षता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जो सिविल तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। शुरुआती सफलता के कारण इस प्रयोग को पहियों पर न्याय नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट जनपद अदालतों की भांति है, जिनका गठन लंबित मामलों विशेषतः आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए किया गया है। इन अदालतों के गठन से जेलों में बंद बहुत से निर्दोष अभियुक्त तथा मामूली अपराधियों के दोषी व्यक्तियों के साथ न्याय हो सका है। और थर्ड है, ये अदालतें 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर स्थापित की गई। आरंभिक दौर में इस प्रकार के न्यायालयों का गठन 5 वर्षों के लिए किया गया था, जिसे धीरे धीरे सफलता अनुसार बढ़ाया जाना था। इनमें विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमों को निपटारे के लिए चुना जाता था जो अपराधी जमानत पर है। नेक्स्ट है ई अदालत तथा आभासी अदालत। ई अदालत के एक विशेष रूप को ही आभासी अदालत कहते हैं। 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी गवाह को समय के भीतर या बहुत अधिक खर्च के बिना बुलाना संभव न हो तो उसके साक्ष्य का अभिलेखन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। प्राय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय देने की प्रक्रिया को दूरस्थ न्याय कहने का चलन है। ये अदालत की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। इसमें लगभग 40 तकनीकी सेवाएं शामिल है। वस्तुतः इसकी स्थापना के लिए अभी काफ़ी प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने वाद सूचियाँ अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है एवं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसी सुविधाएं भी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है विशेष उद्देश्य न्यायालय। वे अर्ध न्यायिक निकाय या न्यायालय जो किसी विषय विशेष से जुड़े मुकदमों पर विचार के लिए स्थापित किए जाते हैं, विशेष उद्देश्य न्यायालय कहलाते हैं। ऐसे न्यायालयों के गठन का मुख्य उद्देश्य न्याय को बढ़ाने, न्याय प्रक्रिया में निजता बनाए रखने, विशेषज्ञों को न्याय प्रक्रिया से जोड़ने आदि से होता है। इन न्यायालयों में प्रमुख रूप से शामिल है बाल व किशोर न्यायालय, उपभोक्ता अदालत और सेना न्यायालय या कोर्ट मार्शल, हरित पीठें तथा हरित अधिकरण। बाल व किशोर न्यायालय है बच्चों और किशोरों की विशेष स्थितियों तथा मनोवैज्ञानिक जरूरतों को देखते हुए बाल व किशोर न्यायालय का गठन किया गया। इस न्यायालय के उपयुक्त संचालन हेतु कई उच्च न्यायालयों में किशोर न्याय समितियां बनाई गई है, जिनकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश करते हैं। बाल व किशोर न्यायालयों के गठन से जुड़े प्रावधान निम्नलिखित है। राज्य सरकार द्वारा जिला या एकाधिक जिलों के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा सकेगा, जिसमें 3 सदस्यों की पीठ होगी। एक सदस्य मनोविज्ञान या बाल कल्याण का विशेष ज्ञान रखने वाला एवं 2 अन्य सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जो कम से कम 7 वर्ष से बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा या कल्याण की गतिविधियों से जुड़े हो, और इन सदस्यों में से कम एक महिला होगी। नेक्स्ट है सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल सैनिक व अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे न्यायालयों में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य है सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखकर अनुशासन सुनिश्चित किया जाना।
यह व्यवस्था थल सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950, नौ सेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करती है। सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या तथा बलात्कार के मामलों को छोड़कर सैनिकों के शेष सभी आपराधिक कृत्यों की सुनवाई कोर्ट मार्शल द्वारा ही की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 136(2) तथा अनुच्छेद 227(4) में स्पष्ट है कि क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। कोर्ट मार्शल के नियमों के अनुसार निर्णयों के खिलाफ केवल एक ही रास्ता है कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रेट अधिकारिता के अंतर्गत अपील की जाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना न्यायालय के निर्णयों पर अपील सुनने के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण का गठन किया है, जिसकी प्रधान पीठ अब दिल्ली में है। नेक्स्ट है हरित पीठें तथा हरित अधिकरण। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980 से 1990 के दशक में अनुच्छेद 21 की व्याख्या के दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पीठों तथा हरित अधिकरण की धारणा सामने आई। संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया। इसी के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया गया। इस अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी 4 सहयोगात्मक पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। इस अधिकरण के निर्देशानुसार सामान्यतः किसी भी आवेदन या अपील का निपटारा 6 महीने के भीतर करना होता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है एवं पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के लिए इस अधिकरण में कोई भी व्यक्ति, मीडिया संगठन या गैर सरकारी संगठन NGO अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिकरण एक नज़र में न्यायालयों से मिलता जुलता यह निकाय न्याय निर्णयन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। न्याय निर्णयन वह वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायाधीश या मध्यस्थ विवादों में शामिल दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर तय किया जाता है कि उनके क्या अधिकार तथा उत्तरदायित्व है। प्राय सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं क्योंकि उनके पास अधिकारों को प्राप्त सभी शक्तियाँ होती है, परंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 14 क जोड़ा गया, जिसमें 2 अनुच्छेद 323 क एवं 323 ख शामिल किए गए। संविधान का यह भाग अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 323 क जहाँ प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, वही अनुच्छेद 323 ख का संबंध अन्य विषयों से संबंधित अधिकरणों से है। नेक्स्ट है प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरण। संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, सरकारी निगमों आदि से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि में उठने वाले विवादों व शिकायतों के न्याय निर्णय या विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था कर सकेगी। अनुच्छेद 323 क में अनुच्छेद 323 क का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से जुड़े मामलों के लिए, राज्य प्रशासनिक अधिकरण किसी राज्य की विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित अधिकरण, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य निवेदन करें तो उन सभी के लिए एक ही संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाया जा सकता है। और अब है अन्य अधिकरण। ये थे प्रशासनिक अधिकरण। संसद तथा राज्य विधानमंडलों को अधिकार है कि वे अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 323 ख ऐसे कुछ विषयों की सूची निम्नलिखित है: कर लगाने, अनुमान करने तथा राजस्व एकत्रित करने से जुड़े मामले, और विदेशी मुद्रा आयात तथा निर्यात से संबंधित मामले,
औद्योगिक तथा श्रम संबंधी विवाद, भूमि सुधार से जुड़े कुछ विषय और नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद इत्यादि। संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद। नेक्स्ट है न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु उपाय। न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन न्यायालयों द्वारा सुलझाए गए विवादों और साथ ही साथ इसमें न्याय की रक्षा की सुनिश्चितता से किया जा सकता है। मौजूदा समय में न्यायपालिका के न्याय निर्गम में देरी या दक्षता में कमी की समस्याओं को निम्नलिखित उपायों के जरिए दूर किया जा सकता है। किन किन के द्वारा दूर किया जा सकता है? चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं योग्य व्यक्तियों का चयन और अवसंरचनात्मक क्षमता में वृद्धि, संगठनात्मक कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि और न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा, रिक्त पदों पर नियुक्ति, न्यायिक जवाबदेही की सुनिश्चितता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुनिश्चितता, वहनीय अथवा निःशुल्क न्यायिक पहुंच आदि। तो न्यायपालिका टॉपिक खत्म हो चुका भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।